हम वो कहानी जानना चाहते हैं जहाँ पे आप रॉकिंग स्टार यश के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे और आपने कुछ कन्नड़ में जी बोला था जी उनको। KGF 2 की डबिंग थी और हमें बेंगलोर बुलाया गया था। जो टैक्सी वाले भैया थे हमारे, जो हमें लेने आए थे, उनसे मैं बातें करता हुआ गया। तो फिर मैंने उनसे कन्नड़ के कुछ एक नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं अपनी बोलचाल के, मैंने वो पूछे उनसे। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया वो मेरे इधर से घुसे और इधर से निकल गए। फिर मैंने उन्हें नोट डाउन किया। तो मैंने पूछा कि हाय हाउ आर यू कैसे पूछा जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गिदीरा, दिस इज द कन्नड़ वर्ड हाउ आर यू का ये गिदीरा। मूवी की कास्ट रिकॉर्डिंग रूम में बैठी, मशीन रूम में बैठी, मैं रिकॉर्डिंग रूम में था। तो जैसे ही मैंने हेडफोन लगाए, मुझे आवाज़ आनी शुरू हुई उनकी और मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ जा रही है उन तक। तो मैंने उन्हें ग्रीट किया कि सर मैन ये गिदीरा। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने काफ़ी मूवीज़ के अंदर नरेशन भी दिया है, जी, आप वॉइस आर्टिस्ट रहे हैं। उड़ान नाम से सीरियल आता था, तो उसका एक था कि अब तक आपने देखा, चकोर भैया जी को बताती है कि भाग्या उसे मंदिर लेके जाने के लिए मना कर रही है, अब देखिए आगे। एक आपकी लाइफ का किस्सा है जिसे मैंने नाम दिया है भगवान की चिट्ठी, इसके बारे में कुछ बताइए। कहना तो बातें तो चिट्ठी तो अब हमने भी लिखनी है भगवान जी को, बट एक चीज़ ये पता चल गई कि चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में नहीं डालनी। हाँ चिट्ठी को भेजने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जी तो रहते हैं ऊपर। हाँ। उस मौके पर मुझे दिखा एक दिन एक उड़ता हुआ गुब्बारा, और वो जाए जा रहा है ऊपर के ऊपर। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार ये जो गुब्बारे हैं, गैस वाले गुब्बारे, ये मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ऊपर जाते हुए देखे हैं, कभी इन्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। तो ये ज़रूर ऊपर भगवान जी पकड़ते हैं, तो इनके साथ चिट्ठी बांध के भेजी जाए तो अच्छी बात है। गुब्बारे के लिए पैसे जोड़े, फिर गुब्बारे वाला नहीं आ रहा, इंतज़ार हो रहा है। तो 3-4 दिन बाद गुब्बारे वाला आया और मैं भाग के पूरी स्पीड से, मेरे नायलॉन की चप्पलें पहनी होती थी, चिट्ठी लिखनी शुरू की। लिखें क्या? तो उसमें मैंने लिखा कि भगवान जी बुरा वक्त मत दिखाइए, और अगर बुरा वक्त दिखाना ही है तो उससे लड़ने की हिम्मत कीजिए। मुझे लगता है कि वो चिट्ठी भगवान जी ने पढ़ी थी। जब धनुष राजस्थान से निकला था तो राजस्थान से वो बॉम्बे क्या लेके गया, उसने अपने कल्चर का क्या महक थी जो बॉम्बे में दी? मैंने स्वाद के अगर बेस पे बताऊं तो मम्मी जो हैं वो एक डिश है मिर्च की कड़ी, हरी मिर्च की कड़ी थी। मैं किचन से काफ़ी दूर रहता हूँ, बट ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने मुंबई में बहुत सारे लोगों को खिलाई। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। भेस रंग तजुर्बे अलग अलग हैं, फिर भी कहीं एक जैसा ही दिखता है, ऐसा देश है मेरा। बात नानी की कहानियों की हो या गीता जैसे ग्रंथों की, जहां महापुरुषों की सुनी सुनाई गाथा को कहानी नहीं मानते, जिंदगी जीने का ढंग माना जाता है, ऐसा देश है मेरा। स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में, जिसका नाम है बात शुरू करें। और इसके अंदर हम अलग अलग कल्चर्स को लेके, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, ताकि हम अपने रिच कल्चर को और एक्सप्लोर कर सकें। तो आज हमारे जो खास मेहमान हैं, उनको बुलाने से पहले मैं पहले 2 लाइनें जरूर कहना चाहता हूं उनके लिए। बुझते सन्नाटे में रोशनी की तरह है आवाज, अर्जुन के गांडीव के जैसा है जिसका आगाज, राम का अस्त्र ही है उसके नाम की पहचान। तो स्वागत करते हैं हमारे पहले मेहमान धनुष अग्रवाल जी को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इतना बिल्डअप आपको दिया गया है। एक तो आपकी नाम की वजह से दिया गया है, दूसरी जो आपकी आवाज है उसकी वजह से दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत बहुत अच्छा मेरे बारे में बोला, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी बातें कही मेरे लिए। मैंने मेरे बारे में बहुत कम लोगों से अपनी तारीफ सुनी है, और बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे इतने सम्मान के लिए, ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि हमने कुछ वीडियोस जो अभी तक डाली हैं कल्चर ऑफ इंडिया पे, उसमें जो आवाज़ है पीछे
कुछ वीडियोस में जो आवाज़ है वो धनुष जी की है। तो धनुष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच धनुष, आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया। अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग अप एंड यू आर हेल्पिंग अस अ लॉट। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके चैनल का पार्ट बन रहा हूँ। मुझे मौका मिला चंडीगढ़ में आने का, मुझे मौका मिला आपसे मिलने का, और आप जिस टॉपिक या जिस चीज़ के लिए आप बात कर रहे हैं वो है कल्चर ऑफ इंडिया। मैं खुद अपने आप को बड़ा नज़दीक मानता हूँ, मैंने काफ़ी सारे कल्चर देखे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है या जिस तरीके की चीज़ आपने शुरू की है, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, तो आपका कंटेंट जो मुझे वो काफ़ी रिच लगा। और आप तो मैं ज़रूर खुशी खुशी उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहता था, और आपने मुझे मौका दिया और मैं बना भी इस चीज़ के तो लिए। बहुत जो बहुत अभी शुक्रिया। आपने बोला कि आप काफ़ी अलग अलग कल्चर्स में रहे हैं, जी तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हनुमानगढ़ से शुरू हुई राजस्थान में। जी जी वहाँ से आप बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे से फिर आप चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हिमाचल की तैयारी है। तो इतने कल्चर्स के बीच में आप रहे हैं, तो कुछ अपने एक्सपीरियंस हमें बताना चाहेंगे कि अगर हम कल्चर ऑफ इंडिया पे बात करते हैं अलग अलग कल्चर्स की, तो धनुष किस तरह से देखता है भारत का कल्चर? शुरू से ही ये बात जो मुझे लगता है कि बचपन से ही शुरू हुई थी, अलग अलग कल्चर्स के बीच में रहना। मैं पंजाबी कल्चर से बिलोंग करता था, राजस्थान के एक ऐसी जगह से जो पंजाब, हरियाणा और मोस्टली पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है। तो इस तरीके की चीज़ होने की वजह से जियोग्राफिकली काफ़ी सारे कल्चर थे आसपास। राजपूत, हम पंजाबी बनिए हैं, और सिख सरदार हैं वहाँ पर और बहुत सारी ऐसी अलग अलग कल्चर के लोग आकर बस चुके हैं उस हनुमानगढ़ के एरिया में। तो मुझे बचपन से ही बहुत अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ मिलना जुलना मेरा रहा। उनकी भाषाएं अलग थीं, और बहुत बार वो बचपन से ही एक बिल्ड हुआ कि एक भाषा से ज़्यादा भाषा आपने सीखनी है। कल्चर पंजाबी था लेकिन जन्म राजस्थान में हुआ, तो घर पे पंजाबी बोली जाती थी और घर से बाहर राजस्थानी, और स्कूल में गए हिंदी बोलने लगे। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस आई, लैंग्वेजेस के साथ कल्चर आया, और एक दूसरे के फेस्टिवल्स में आना जाना साथ हुआ। तो कुल मिला के शुरुआत इस चीज़ की बचपन से हो गई थी। उसके बाद मौके मिले मुझे, ज़िंदगी ने मौके दिए, मैं हनुमानगढ़ से दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली भी अपने आप में बहुत सारे कल्चर्स हैं वहाँ पर, बहुत मिक्स ऑफ मेनी मिक्स कल्चर्स, ऑफ मैनी। कैपिटल ऑफ इंडिया, तभी हम हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उतने सारे कल्चर्स के साथ मिलना जुलना मेरा हमेशा से रहा। बट जब मैं मुंबई पहुंचा, तो वहां पर जाकर एकदम से सारी कहानी, जितने कल्चर्स मैंने यहाँ देखे थे उससे कहीं ज़्यादा कल्चर मैंने मुंबई में देखे। मुंबई में बहुत अलग अलग कल्चर के लोगों से मैं मिला। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा इंडिया का जिसके लोगों से मैं वहाँ पे मिला नहीं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। आप इंसान को इंसान समझ के जब भी मिलते हैं, तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके लिए कल्चर कोई भी रखता हो इंसान, बट वो आपके लिए हमेशा से एक गुड आई ही रखता है। तो वो मुझे हमेशा से मिली। तो जहाँ तक हम जानते हैं कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ये अभी की बात नहीं, ये तब से है जब से सभ्यता बननी शुरू हुई थी। जी लेट्स से कि 2000 साल पहले की बात है। तो सबसे पहले जब सभ्यता बननी शुरू होती है तो होता है कि लोग सबसे पहले अपना खाना लेके जाते हैं कि मेरे को वहाँ का खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है फूड, और वहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो वहाँ का डेमोग्राफी होती है उसके बेस पे होता है कि वहाँ पे कहीं पे सॉल्ट डिफरेंट है, पानी का टेस्ट डिफरेंट है, तो उस हिसाब से मसालों का ऊपर नीचे होता है। और इंडिया हमेशा से बहुत रिच रहा है मसालों बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हम मसालों की बात पे इस करके आ रहे हैं क्योंकि आपने शुरू किया लेट से कि दाल बाटी चूरमा से आप शुरू हुए, आप छोले भटूरे पे पहुंचे, फिर आप बड़ा पाव पे पहुंचे। जी तो ये 3 डिफरेंट अलग अलग फूड का जो कल्चर हम बात करते हैं, जी, तो मेरे ख्याल यही ब्यूटी है इंडिया की। ये ब्यूटी है इंडिया की। तो अगर सबसे पहली चीज, अगर मैं ये क्वेश्चन जो मेरा पूछने का पर्पस था वो ये था कि अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग जगहों पे लोग अपना अपना खाना लेके गए, बेसिकली अपना कल्चर उन्होंने फैलाया, जिस तरह से आज की टाइम पे हम दुनिया देखते हैं। तो जब धनुष राजस्थान से निकला था तो राजस्थान से वो बॉम्बे क्या लेके गया, तो उसने अपने कल्चर का क्या महक थी जो बॉम्बे में दी? मैंने स्वाद के अगर बेस पे बताऊं, तो मैं मम्मी जो हैं वो एक एक डिश है मिर्च की कड़ी, हरी मिर्च की कड़ी थी।
मैं किचन से काफ़ी दूर रहता हूँ, बट ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने मुंबई में बहुत सारे लोगों को खिलाई है खुद बना के, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी। इजीली बन जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मसाले कुछ ज़्यादा, बहुत लिमिटेड स्पाइसेस डलते हैं इसके अंदर, मसाले डलते हैं। और ये मैंने हमेशा से मुंबई के लोगों को दिखाया कि ये हमारे कल्चर में है। ये चीज़, ये एक डिश है जिसे आप कुरकुरी रोटी के साथ खाते हैं बेसिकली। तो अगर उसका कुछ रेसिपी बताना हो तो अब आपने इंट्रीग तो कर ही दिया है कि भाई कितनी स्वाद डिश है, तो उसकी अगर रेसिपी हमें मिल जाए तो कड़ी का बेसिकली जब भी नाम आता है तो कड़ी में होता है कि लोग दही डालते हैं। जो पंजाबी कड़ी होती है जो हमारी। पंजाबी है, दही है, लस्सी है। तो लेकिन इस कड़ी के अंदर दूध डलता है। ओके। और पहले इसको हरी मिर्च और शिमला मिर्च के साथ इसका एक पेस्ट बनाया जाता है, हरी मिर्च और शिमला मिर्च का। उसको घी के अंदर अच्छे से मसाले डाल के, नमक मिर्च और हल्दी डाल के, जीरा एक तड़के के लिए डाल के, और इसे अच्छे से पकाया जाता है। वो जो मिक्सचर होता है वो जब आपका घी छोड़ देता है तो उसके बाद उसके अंदर गर्म दूध डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे पकाना नहीं होता है। उस मसाले को जितना पका लिया, गर्म दूध डाला जाता है, उसके बाद उसे पकाया नहीं जाता। आप नोट करते रहिए सारी चीजें। तो तो उसके बाद सिर्फ दूध मिला के उसके अंदर जो जिस घी में वो पकाया जा रहा था उस घी की एक लेयर ऊपर आ जाती है। इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आप सर्दियों में खा रहे हैं तो इसके अंदर आप अदरक डाल सकते हैं, तो फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। तो वो जो ऊपर ऊपर घी आ जाता है और नीचे नीचे दूध और एक ग्रीनिश क्रीमिश एक कलर देती है ये डिश। और इसको कुरकुरी रोटियों के साथ, कि उसे अच्छे से जो कुरकुरी रोटियां उसके ऊपर हल्का घी लगा के वो साथ में परोसी जाएं और उन रोटियों को चूर चूर कर खाया जाए, तो स्वाद बेहतरीन है इस चीज। जिस तरह से आपने पूरी डिश की कहानी बताई है उससे पता चलता है कि हम नरेशंस देते रहे हैं काफी। तो जो नरेशंस की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से कि अगर हम खाने से हम शुरू किया, पहले तो इस डिश का नाम क्या है? मिर्च की कड़ी। मिर्च की कड़ी जी। कि अब हम बोल सकते हैं कि ये धनुष के मिर्च की कड़ी है कि मिर्च की कड़ी? आप मिर्च की कड़ी ही कहें, क्योंकि एक्चुअल में ये चीज़ तो मुझे मेरी मम्मी ने खिलाई थी, मेरी भी नहीं है ये। और उनको उनकी शायद किसी और जगह से मिली होंगी, क्योंकि उन्होंने भी इन्वेंट नहीं किया। तो आप इसे मिर्च की कड़ी ही गए, बट हाँ, जब जब खाएं मुझे याद कर लीजिए। तो नरेशंस की बात हम कर रहे थे जी। तो जहां तक मैं जानता हूँ आपने काफी मूवीज के अंदर नरेशन भी दिया है। जी। आप वॉइस आर्टिस्ट रहे हैं। जी। हैं इनफैक्ट आप बकायदा वॉइस आर्टिस्ट हैं काफी मूवीज में, सीरियल्स में, और देखते रहिए वाला जो एड्स में आपका प्री कैप प्रोमोज काफी दिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे चैनल के लिए कुछ प्रोमो देना हो तो तो धनुष किस तरह से वो प्रोमो देगा? एक्चुअली मुझे याद नहीं होते थे प्रोमोज। एक स्टोरी है कि मैंने तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही प्रोमो याद करके रखा हुआ है। मैं जो भी मुझसे पूछता था कि क्या करते हो, तो मैं उसे वो करके बताता था। तो मेरी याददाश्त, मेरी मेमोरी शायद उतनी पक्की नहीं है कि मैं अलग अलग परफॉर्मेंसेस याद कर सकूं। टेलीविजन के लिए मैं एक चीज़ किया करता था, रीकैप वॉइस ओवर कहते हैं उसे। ये एक उड़ान नाम से सीरियल आता था। तो उसका एक था कि अब तक आपने देखा, चकोर भैया जी को बताती है कि भाग्या उसे मंदिर लेके जाने के लिए मना कर रही है, अब देखिए आगे। तो इस तरीके के एक अनारकली एक सीरियल था, आई गेस सोनी पे आता था। तो उसमें एक जगह पर मैंने प्रोमो दिया था कि जब अनारकली को जो अकबर हैं वो उसे रक्कासा बनाना चाहते हैं, आई गेस रक्कासा इन द सेंस कि इन बैड टर्म्स, यानी या उसकी जगह से कहीं उसे नीचे की जगह पे रखा जा रहा था। तो उस जगह पे मैंने एक वॉइस ओवर दिया था कि एक औरत के आत्मसम्मान को चुनौती दी है बादशाह ने, उसे नाचने वाली का तमगा देकर, क्या होगा अंजाम अनारकली की मोहब्बत का। वाह। तो इस तरीके के काम रहते थे, वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी बहुत रहती थी, लेकिन तो ये जो बात हमने करी थी सीरियल्स की, ये तो जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने हमें बताया है अपनी जर्नी के बारे में। जी।
हम वो कहानी जानना चाहते हैं जहां पे आप रॉकिंग स्टार यश के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे और आपने कुछ कन्नड़ में जी बोला जी था उनको, जी 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 तो जी प्लीज वो बताइए। KGF 2 की डबिंग्स थी और हमें बेंगलोर बुलाया गया था। हमारी टीम थी वॉइस आर्टिस्ट्स की जो मुंबई से गई थी, क्योंकि उन्हें अपनी ही जगह पर सारी की सारी डबिंग्स करानी थी। वो डेटा उन्होंने कहीं बिखेरना नहीं था, फॉर दैट प्राइवेसी। तो हमारी खुशनसीबी कि हमें वो लोग मिले जो उस पिक्चर में काम कर रहे हैं एज अ लीड। यश मिले, उनकी जो को एक्ट्रेस हैं श्रीनिधि शेट्टी, वो मिली। तो अब मैं बचपन से क्यूरियस हूँ हमेशा से कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देती हैं, डाल सकती हैं। उनके पास वो पावर होती है अगर हम उनका सही हमें इस्तेमाल करें, सही सही इस्तेमाल करें। इस्तेमाल। विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट एग्जैक्टली exactly. रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे उसे हम क्या पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बेंगलोर एयरपोर्ट से स्टूडियो तक का जितना रास्ता था, वो सारा रास्ता मैं जो टैक्सी वाले भैया थे हमारे जो हमें लेने आए थे, उनसे मैं बातें करता हुआ गया। वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है और मैं और कुछ था नहीं, कल्चर के बारे में ही पूछना कि क्या है, कैसा चीज़ है, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, आप ठीक हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ से। तो फिर मैंने उनसे कन्नड़ के कुछ एक नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं अपनी बोलचाल के, मैंने वो पूछे उनसे। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया वो मेरे इधर से निकले और इधर से घुसे और इधर से निकल गए। फिर मैंने उन्हें नोट डाउन किया अपनी, मैं हमेशा एक डायरी साथ लेके चलता हूँ। मैंने उसे नोट डाउन किया। तो मैंने पूछा कि हाय हाउ आर यू कैसे पूछा जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये गिदीरा, दिस इज द कन्नड़ वर्ड हाउ आर यू का एक ये गिदीरा। ये गदीरा। हाँ। तो और अगर आपने जवाब देना है कि अच्छा हूं, तो इसका जवाब है चिनगिदनी। तो या दिस वन। तो हमारे आई होपफुल, आई एम वेरी होपफुल कि जो कन्नड़ भाषी हैं वो भी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे। जी। आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम जब भी कन्नड़ भाषा की बात होगी तो मैं सीख के आऊंगा। तो ये कुछ वर्ड है ऐसे जो मैंने सीखे थे वहां पे और ये काम आए मुझे। जब माइक मिला तो मूवी की कास्ट रिकॉर्डिंग रूम में बैठी थी, मशीन रूम में बैठी थी, मैं रिकॉर्डिंग रूम में था। तो जैसे ही मैंने हेडफोन लगाए, मुझे आवाज़ आनी शुरू हुई उनकी और मुझे पता चला कि मेरी आवाज़ जा रही है उन तक। तो मैंने उन्हें ग्रीट किया कि सर, मैम, ये गिदीरा। एंड देयर वाज अ क्विक ब्लॉसम इन द, मतलब जितने लोग बैठे थे वो सारे के सारे एकदम से इस तरीके से, एक नॉर्थ इंडियंस के मुंह से इस तरीके की चीज शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो। तो एक खुशी का फुवारा फूटा, वो पूरे का पूरा जितना रूम, जितने लोग बैठे थे वो खुश हो गए एकदम से कि वो यू साउंड एग्जैक्टली लाइक आवर पीपल, और देयर इज नो डिफरेंस। तो ये ऐसी कुछ बातें हुई थी। तो मुझे बड़े हंस के खुशी से वो लोग मिले। मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो एक एक्सपीरियंस आपका ये रहा है। एक एक्सपीरियंस है कि जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं अभी, लेट्स से कि वॉइस आर्टिस्ट की अगर हम बात करते हैं जी तो इंडिया में बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट जरूर हैं, बट बहुत कम हैं जिनको रिकग्निशन मिला है। जी रिकग्निशन इन द सेंस कि वो एक लेवल तक जाते हैं, या तो उनको उस तरीके से देखा नहीं जाता जी हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है, क्योंकि वो बैक ऑफ बिहाइंड द कैमरा रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और आज के टाइम पे जो मैं मानता हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का सबसे बड़ा जो एक कॉम्पिटिटर है, दैट इज एआई। डेफिनेटली। तो आप इस तरह से कहाँ से बात करते हैं कि एक हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन टच होना चाहिए। जब जब हम इससे पहले भी हम बैठे थे तब हम बात करते थे कि ह्यूमन टच होना किस तरह से जरूरी है चीजों के अंदर, और वो है हमारा बेसिकली कल्चर, एक ह्यूमन टच वाला कल्चर पैन वर्ल्ड जो चलता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है अब जो टेक्निकल कल्चर आ रहा है जो कि एआई है, उसको आप एज कंपटीशन आप कैसे लेके चलते हैं? I guess there is no competition between human and human-made AI. कुछ चीज़ें हैं जो बदली जा सकती हैं, जैसे
अब मेरा मोस्टली जो, अगर मैं मेरे करियर की बात करूँ या मेरे कि एआई के आने से इम्पैक्ट आया, बट मुझे लगता है कि वो इम्पैक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए है। आप हमेशा, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आपके अंदर वाकई आर्ट है, तो वो किसी ना किसी तरीके से फिर निकलेगा, वो अपनी जगह बनाएगा। आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, या आपको कभी ना कभी वो आवाज़ आएगी कि अगर आपने वो आर्ट खुद में जिंदा रखना होगा तो आप किसी भी तरीके से रख लेंगे, भले ऐसी लाख एआई आ जाए। और बात करूं अगर रिकग्नाइजेशन की भी, कि क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें पैरेलल वर्ल्ड में चल रही हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और बहुत क्विक फेम्स हो गए हैं। अगर आप देखेंगे कि रिकग्नाइजेशन अगर किसी को मिल भी रही है तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रिकग्नाइजेशन है। शॉर्ट टर्म फेम एग्जैक्टली। तो बट मुझे लगता है कि उन रिकग्नाइजेशंस से ज़्यादा बड़ी अगर कोई चीज़ वैल्यू रखती है तो वो आपकी सेल्फ रिकग्नाइजेशन है। आप खुद को कितना समझते हैं, आपको क्या लगता है कि आप कितना कर सकते हैं, या आपका पार्ट क्या है, आपके आर्ट का पार्ट क्या है, वो आर्ट किस जगह पे स्टैंड कर पाएगा। तो बेसिकली आपको खुद पे, अपने आर्ट पे, अपने टैलेंट पे और अपनी शक्तियों पे भरोसा होना चाहिए। शक्तियों पे लेट्स से स्पाइडरमैन करके। तो अगला सवाल ये कि मैं जैसे आपसे कुछ टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, जी थोड़ा बहुत मुझे पता है आपके बारे में कि किस तरह से लाइफ में स्ट्रगल रही है आपके। जी और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उस स्ट्रगल से जूझने में राजस्थान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपकी, चाहे वो फिजिकली आप राजस्थान में हैं चाहे नहीं है, बट वो जो राजस्थान की एक वॉरियर इंस्टिंक्ट है जिसकी हम बात भी कर रहे थे, तो यहाँ से जब आप गए तो आप आई गेस एक कॉर्पोरेट कंपनी में पहले काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। उसके बाद कहाँ से हुआ कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाऊं, और वो जो स्ट्रगल वाला फेज था आपका, जी। वो किस तरह से मतलब आप निकले उस चीज से? मुझे एक्चुअली ये पहली बात की, कभी मुझे स्ट्रगल, एक मोमेंट था जब तक मुझे लगा कि ये स्ट्रगल है। देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट स्ट्रगल, ये हसल है। आप वर्ड चूज करते हैं हाँ। हमेशा से अपने लिए आप, और मेरी आदत बनी ये चीज़ मुंबई में जाके, जब मैंने वॉइस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो बाय द टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया तो मुझे ये पता चलने लगा कि चॉइस ऑफ वर्ड्स आप एक आम बातचीत को भी इन्हेंस कर सकती है। जैसे उर्दू को बड़ी प्यारी जबान कहा जाता है, उर्दू के लफ्ज अगर बीच में बातचीत में आते हैं तो वो उस बातचीत को अपने आप एक रिचनेस आ जाती है, एनहांस कर देते enhance हैं, कर देते कन्वर्सेशन को एनहांस Exactly. कर देते हैं। तो वो शब्दों का हेर फेर है। तो मैंने सबसे पहले अपने स्ट्रगल को हसल में चेंज किया था, और राजस्थान से ही वो वॉरियरशिप, वो एक इंस्टिंक्ट जो जो हम थे कहते हैं, हाँ। वो रहे हमेशा से, बट वो इतने कभी ओपनली बाहर नहीं आ पाए थे, क्योंकि चीज़ें और बहुत सारी थी। आपको बहुत बार खुद को पहचानने में ही बहुत समय लगता है कि आपकी ताकतें क्या हैं, जिन जिन शक्तियों की आज बात कर रहे हैं हम इतनी सारी बातें अभी कर चुके हैं तनुष। जी एक आपकी लाइफ का किस्सा है जिसे मैंने नाम दिया है भगवान की चिट्ठी। जी तो इसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ थी ये मेरी लाइफ की, और उस मौके पर जब ये चीज़ हो रही थी तब नहीं ऐसा पता था कि इसका इम्पैक्ट इतना आएगा, बट वो छोटी छोटी चीज़ें थी और इम्पैक्ट बड़े थे उनके। कि क्या था कि बच्चे थे और बहुत सारी चीज़ें थी परिवार में जो चल रही थी, जिनसे मुझे लगता था कि भगवान जी सुन क्यों नहीं रहे, कि ये चीज़ें तो भगवान जी ठीक कर सकते हैं, तो लेकिन भगवान जी को कहें कैसे। तो एक उन्हीं दिनों में एक मूवी देखी थी मैंने, राज बब्बर साहब की, एक चिट्ठी प्यार भरी। तो इस मूवी में क्या था कि राज बब्बर जी होते हैं और इनकी जो को एक्ट्रेस होती हैं, उनके हस्बैंड नहीं होते, एक बेटी होती है। तो वो बेटी हमेशा अपने पापा को पाने के लिए चिट्ठियां लिखा करती है भगवान जी को, और वो चिट्ठियां डालती है वो पोस्ट बॉक्स में, और वो चिट्ठियां बाद में मिल जाती हैं राज बब्बर जी को, और इस तरीके से एक फैमिली कंप्लीट हो जाती है। तो अब मुझे ये पता चला इस मूवी को देखने के बाद कि भाई यार, कहना तो बातें तो, चिट्ठी तो हमने भी लिखनी है भगवान जी को, बट एक चीज़ ये पता चल गई कि चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में नहीं डालनी,
हाँ चिट्ठी को भेजने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जी तो रहते हैं ऊपर। हाँ, ये तो रॉन्ग नंबर हो रहा है दोबारा से। ये तो रॉन्ग नंबर है। तो उस मौके पर मुझे दिखा एक दिन एक उड़ता हुआ गुब्बारा, और वो जाए जा रहा है ऊपर के ऊपर। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार ये जो गुब्बारे हैं, गैस वाले गुब्बारे, ये मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ऊपर जाते हुए देखे हैं, कभी इन्हें नीचे आते हुए नहीं देखा। तो ये जरूर ऊपर भगवान जी पकड़ते हैं, तो इनके साथ चिट्ठी बांध के भेजी जाए तो अच्छी बात है। तो वो पैसे इकट्ठे किए, जुटाए बचपन में, वो थोड़े थोड़े करके गुब्बारे के लिए पैसे जोड़े। फिर गुब्बारे वाला नहीं आ रहा, इंतज़ार हो रहा है, और वो इंतज़ार इस तरीके का कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक एक दिन पहाड़ जैसा लग रहा है। तो 3-4 दिन बाद गुब्बारे वाला आया, और मैं भाग के पूरी स्पीड से, मेरे नायलॉन की चप्पलें पहनी होती थी, उससे बहुत अच्छी स्पीड आती थी। बट जब गीली हो जाती थी तब थोड़ा सा इशू होता था, बट नॉर्मली। तो वो गुब्बारा लेके आया, और फिर उसे एक अच्छी जगह बांधा कि उड़ ना जाए कहीं। तो फिर नीचे आया, उसे छत पे बांध के आ गया था, नीचे आया, चिट्ठी लिखनी शुरू की। लिखें क्या? तो आसपास देखा, सोचा समझा, 2 मिनट लिए, तो उसमें मैंने लिखा कि भगवान जी बुरा वक्त मत दिखाइए, और अगर बुरा वक्त दिखाना ही है तो उससे लड़ने की हिम्मत दीजिए। मुझे लगता है कि वो चिट्ठी भगवान जी ने पढ़ी थी। बुरा वक्त दिया बट हिम्मत दी। तो हिम्मत ज़रूरी थी। समय कैसा भी हो, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप हमेशा से समय के साथ चल पाएंगे। तो वो हिम्मत रही हमेशा से, अच्छे बुरे रास्तों से निकलता गया। और बट अब उस चीज़ को अगर मैं दोबारा कहीं चिट्ठी लिखना चाहूँ, तो मुझे, जैसे कि इस 10 साल के अंदर मैंने वॉइस इंडस्ट्री से जो सीखा है कि शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है आपकी भाषा के अंदर, आप निखार लाने के लिए, क्योंकि शब्द ही असल में आपकी बातचीत में बहुत जान ला देते हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी उसमें। आपकी ज़िंदगी में नहीं, ओवरऑल भी है। महाभारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बिल्कुल शब्दों की वजह से एक पूरी की पूरी गाथा लिखी गई है। तो वो शब्दों का हेर फेर मैंने किया मुंबई से सीखने के बाद। मुंबई ने जो सिखाया मुझे, वो इतना सिखाया कि मैंने वो सेम चीज़ जो लिखी थी कि भगवान जी बुरा वक्त मत दिखाइए, और अगर दिखाना है तो उससे लड़ने की हिम्मत दीजिए। इस चीज़ को मैंने चेंज किया कि भगवान जी अच्छा वक्त दिखाइए, और अगर अच्छा वक्त नहीं है मेरी किस्मत में तो उसे लाने की हिम्मत दीजिए। चीज़ सेम है, बट कहने का और सुनने का नजरिया, एक तरीका, ढंग अलग है, नजरिया अलग है देखने का। एक ज़्यादा वार्मथ वाली फील है इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि बुरा वक्त मत दिखाइए, तो उसके अंदर एक कोल्ड वेव्स हैं आपके कि आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पर आप एक वार्मथ आप इनवाइट कर रहे हैं। वार्मथ से याद आया कि धनुष शादी कब कर रहे हैं? ये सवाल धनुष की मम्मा का भी है। You're a good question. Yeah. Your question hurt me. Yeah. शादी जल्दी कर रहा हूँ, बट एक चीज़ है जो शुरू हो चुकी है दिमाग में अभी। आसपास एक नया स्टार्ट है। मुंबई से शिफ्ट हो चुका हूँ चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में जब मुझे लगता है कि जब भी आप कोई चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही अलाइंड आपको एक चीज़ माइंडसेट चाहिए होता है, जो मुझे लगता है कि अभी अगर मैं उस चीज़ को शादी की तरफ अगर मोड़ूं तो अभी के लिए मेरे हिसाब से मैं अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक मेल पर्सनैलिटी को हमेशा से प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर ही देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, और उसकी कद्र जो है हमेशा से उसके किए हुए कामों से पड़ती है। अब जो भी मेल को हमेशा से एक ऐसी चीज़ बिल्ड करनी ही पड़ी है, अगर उसको अपनी सोसाइटी में एक चीज़, एक जगह रखनी है अपने लिए, तो वो चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि कर्म हमेशा से प्रधान है। ये जो प्लानर प्रोवाइडर वाली बातें हैं, और ये चीज़ें मम्मी को समझा पाते हैं आप?
कभी नहीं, कभी नहीं। उनका क्या रिएक्शन होता है जब मम्मी कहती है मम्मी मम्मी कुछ नहीं कहती, मतलब मम्मी का एक ही बात होती है कि बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, कि अब करनी है तो करनी है। तो मैं हमेशा से उनकी बात को टाल देता हूँ किसी ना किसी तरीके से, बट अब धीरे धीरे वो भी टालना बाय द टाइम मुश्किल होता जा रहा है। तो मम्मी भी अब थोड़ा सा, और पहले दूर था तो टालना आसान था, अब पास हूँ, अब साथ रहता हूँ, तो अब टालना मुश्किल है, क्योंकि आमने सामने बैठ के बातें होती हैं। और मम्मी से आप जीत नहीं सकते। वो तो यार जग जाहिर है, नहीं जीत सकते हाँ। आप। तो सरेंडर ही एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन है एक, ब्यूटीफुल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो लास्ट में धनुष सिर्फ एक छोटी सी बात है जो मैं चाहता हूं कि हम आपके ज़रिए से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचे। जी जी कि बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे भी वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जी या कुछ लोग ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं बट घबराहट में उस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। जी। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, उनके लिए मैसेज ये है कि हमेशा से अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं जाएंगी दुनिया पे। आप अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी जगह, आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्पिरिट है, क्योंकि इग्नाइट करनी पड़ती है आपको बहुत बार, बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने उस चीज़ को फोकस रखना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं अपनी उस चीज़ से। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि एक डेडिकेटेड अगर आप टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो ब्लूम होगी कभी ना कभी वो। और अगर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि नीयत बहुत, आप नीयत को फल लगते हैं, मुझे बचपन से सिखाया गया है। तो आप जिस नीयत से अपने काम को करते हैं वो नीयत फलती है आपकी। वो कभी कंटेंट कह लीजिए किसी चीज़ को, किसी चीज़ को आप किसी भी तरीके से आप उस चीज़ को कह लीजिए कि एंगेजिंग है, या आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अपने आप तरफ खींचना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ा टॉपिक उठाना चाहते हैं, बस बट उन सारी चीज़ों के पीछे आपकी नीयत क्या है, कन्विक्शन कितनी है आपकी? एग्जैक्टली आप कितना चाहते हैं कि वो चीज़ हो। वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आप अंदर से कितना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जब जब वो चीज़ें अंदर से उठेंगी, वो हमेशा से दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन के निकलेंगी। फूल खिलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हैं, आप भी फूल खिला सकते हैं। सारे के सारे जो लोग आज भी अगर वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की, अपनी आवाज़ को एक पहचान देने की। अपने तरीके की बात करें, अपने तरीके की परफॉर्मेंस दें, अपने तरीके का आर्टिस्ट बने, तो ये अपनी आप में एक खुद की एक सेल्फ रिकग्नाइजेशन मानी जाएगी, जो कि ज़रूरी है। तो धनुष, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपके जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कल्चर ऑफ इंडिया बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है आपका, और मैं आगे आने वाले टाइम में और भी जितने लोगों को आप बुलाएंगे, मैं चाहूँगा कि मैं उन सबको भी सुनूं आपकी वीडियोस में। कभी मौका, जिस भी तरीके से मौका मिले, मैं उन सारे लोगों से जो आप बातचीत करेंगे वो मैं सुनूं, क्योंकि आप का जो नीयत कह सकते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो वेरी मच धनुष, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा इनिशिएटिव था, एक छोटी सी कहानी थी जो हम आप तक लेके आना चाहते थे धनुष की, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल्चरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिस्ट्री को याद रखिए और घूमते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।